ये सेब वहां से आ रहा है, यूनिवर्सिटी हमारे लिए कायम हो गई। हमारी औरतें जो है वो ज़ियारतों में जाया करती थी थोड़ा सा पैसा लेकर, मुर्गी लेकर अपनी बगल के नीचे, और वो पैसा जो बना उसके लिए। मैडम जी, अब हम जमात के लोग हैं और हम आपके आखिरी जमात जो है, मेरे ख्याल में हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जमात से जो है वायलेट करके इधर उधर जाने के लिए फिर यहाँ बैठे हुए मेंटर्स हैं, मारूफ साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब मैं माफी भी चाहूंगा जी के दरमियान हाल नहीं रहना चाहता हूँ। मैडम जी, हमने जब देखा कि रियासत में एक ही जमात की जो पार्टी, एक ही जमात की रूलिंग यहाँ चल रही थी पिछले 60 साल से, मुफ्ती साहब से पहले, मुफ्ती साहब ने हमें यहाँ आकर, हमें की जमात है और उस जमात के नाते से रियासत में पहली बार जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो मतलब यहाँ, बल्कि पहले ही इलेक्शन में मतलब मुफ्ती साहब ने यहाँ हुकूमत बनाई और 2003 में जब हुकूमत बनी, आज हमारे बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, वो रो रहे हैं सर। मुफ्ती साहब की जूं ही आमदन हुई और जूं ही एक डिसीजन ले लिया मुफ्ती साहब ने उस वक्त कि हम पूरी रियासत के हर प्राइमरी स्कूल में थर्ड टीचर की कर लेंगे। 12,500 जो है हमारे 12,500 आदमी जो है उस्ताद लागे, जो आज रिज़्क कमाते हैं, खाते हैं, आपको भी दवाएं देते हैं और हमारे घरों का चिराग भी रोशन हुआ है, हमारे घरों में भी नमक चलता है। मुफ्ती साहब जीरक थे, मुफ्ती साहब बहुत बड़े फतीन और ज़हीन आदमी थे। हम शूर का तकाबरी मुआवजा करके हमने पढ़ा और हमने जो इंसानियत को उठाने वाला और इंसानियत की जिस जो मुफ्ती साहब ने दिया था उसकी मैं थोड़ी सी मिसालें दूंगा। 2003 में साहब देख लीजिए कि उन्होंने अपनी बसीरत से और अपनी मतलब बड़ी कुव्वत से उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर करवा दिया। हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, पुंछ राजौरी बॉर्डर एरिया है, वायलेशन उसका हो रहा है, लेकिन एक बात हम समझते हैं कि जब भी वायलेशन खत्म होता है और आर्मी जो है वो अपनी गोलाबारी बंद करते हैं तो दोबारा हम अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं मिल सके जो 47 में यहाँ से माइग्रेट होकर चले गए। ये एक अल्लाह की आफत थी, जो मुसीबत थी 47 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना और तकसीम हुआ देश, तो बहुत सारे लोग यहाँ से वहां चले गए। लगा ये कि ये जो मुल्कों का जो मतलब जबल खर्च है इस वक्त, उसमें हम मारे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाढ़ में बसने वालों लोगों के लिए की बका और इंसान की ये फ्रेम है, कोविड भी है दूसरा। हाँ मैम, इस वक्त बर्निंग इशू जो है हिंदुस्तान के अंदर, फार्मर्स एजिटेशन, तो उसको आप किस नज़र से देख रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार दोबारा चुन के आई है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब भी आप पार्लियामेंट में कोई कानून बनाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के लिए वो कानून बनता है पहले उनकी रजामंदी ली जाती है। जब फार्मर्स का कानून बना तो उसके लिए उनसे पूछा नहीं गया और आज फार्मर्स पिछले 2 महीने से सड़कों पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस जो बिल लाया गया है ये हमारे हक में नहीं है, हमारे फ़ायदे में नहीं, हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो। मगर बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की सरकार अड़ी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि 26 जनवरी को जो एक ड्रामा रचाया गया, जिस तरह से कुछ गिने चुने जो गुंडा एलिमेंट है उनको लाल किले तक रसाई दी गई, उनको वहाँ पहुँचाया गया, उसके बाद उन्होंने झंडा वहाँ लहराया। तो इस तरह जो फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये पहली बार नहीं हुआ। जब सीए में हुआ था, सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको भी पाकिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की गई, इनको खालिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझती हूँ हमारी मुल्क के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो बीजेपी कर रही है। ये मुल्क को तितर बितर करना चाहती है, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है, ये हिंदू और सिख के बीच में फसाद डालना चाहती है। मैडम, इस वक्त चाइना और इंडिया के और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो हर आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसको आप बतौर जम्मू कश्मीर का हेड होने के नाते से कैसे देख रहे हो? और इसके सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग, बिल्कुल बॉर्डर के लोग सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हम समझते हैं इस बात को, खजल हो रहे हैं। बॉर्डर्स पे रोज़ गोली चलती है, कोई ना कोई मारा जाता है। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो इस वक्त जो हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं उनके पास विजन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। चाइना भी, पाकिस्तान और चाइना की बात क्यों करते हैं आप देखिए नेपाल के साथ देखिए, बांग्लादेश के साथ देखिए, श्रीलंका के साथ देखिए, किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं
तो बॉर्डर पे हमारे लोग तकलीफ में आ जाते हैं। चाइना के साथ रिश्ते ख़राब हो गए तो हमारे 20-22 नौजवान शहीद किए गए। तो मैं समझती हूँ इस सरकार को ये एक इलेक्शन जीतने की मशीन बना हुआ है। इनके पास इलेक्शन जीतने के बगैर जो पूरे मुल्क के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। इनका काम सिर्फ ये है कि हम किस तरह इलेक्शन जीते, और उसके लिए इन्होंने फार्मूला एक बनाया हुआ है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ। अब 370 का एक मैनिफेस्टो जो था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 370 जो है वो उसको तोड़ा जाएगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। और स्टेट के अंदर इस वक्त एक अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो सियासी पार्टियां हैं, चाहे स्टेट के अंदर है। तो आप इसको कैसे? बहुत बर्बादी की इन्होंने। एक जो स्टेट बनाई थी, डोगरा महाराजा ने बनाई थी एक स्टेट, जिसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर और अलग अलग मज़हब के लोग थे। बहुत खूबसूरत स्टेट बनाई थी। इन्होंने उस स्टेट को तितर बितर कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ऐसे डोमिसाइल ला लाए, ऐसे कानून लाए जिससे हमारी ज़मीन और हमारी नौकरियों को सेल पे लगा दिया। हमारा नौजवान, उसको नौकरी नहीं मिलती है, मगर जो बाहर के लोग हैं उनको उसमें हिस्सा मिलता है। हमारे यहाँ लोगों को जंगलात की ज़मीनों से खदेड़ा जा रहा है, जबकि जंगलात की कोई हज़ारों कनाल ज़मीन ये बड़े बड़े सरमायाकारों को इंडस्ट्री के नाम पे दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि 370 कोई कश्मीरियों या मुसलमानों के लिए बचाव की बात नहीं थी, ये पूरे जम्मू कश्मीर को बचा रहा था। और इसको वापस करना, इसको लाना, उसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। शुक्रिया। गोरखनाथ में जो करप्शन है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? Thank you.